Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of January 2023. तो गाइस आज है तारीख 14 जनवरी 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है यूएई को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 5 मेंबर की बॉडी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है हमारे देश भर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि देखो जो 2 प्रकार के इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, एक जनरल इलेक्शन और एक बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन आपके नॉर्मल इलेक्शंस हो गए, बाई इलेक्शंस कौन से होते हैं, देखो आपको पता होगा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी कारण की वजह से रिज़ाइन कर दें या फिर उनकी डेथ हो जाए तो वो जो पोजीशन है वो खाली हो जाती है। तो बीच में ही जब वो पोजीशन खाली हो जाती है तो उसके लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं, उसको हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो इलेक्शंस होते हैं ना, इसकी शेड्यूलिंग करना कब होना है, कैसे होना है, वो सब हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करती है। ये तो हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कभी कभी काफ़ी बार इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। होता क्या है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ टूट जाती हैं, कभी आपस में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ आकर मर्ज कर जाती हैं, मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो विवाद निकल कर आता है, जो भी इश्यूज़ यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स बनते हैं, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करता है, यानी इसका सोल्यूशन कौन निकालता है, इलेक्शन कमीशन। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेटमेंट। अब आपने तीनों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से सुन लिया है। अब इसके बेसिस पर आपको सही उत्तर देना है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 3 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और जो थंबनेल पर आर्टिकल दिखा है ना आपने, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा क्या हुआ है, आईबी मिनिस्ट्री ने क्यों यहाँ पर उन यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है। तो वहाँ पे अभी मैं आगे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन उससे पहले जब आज के फ्रंट पेज को आप देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन यहाँ पे एक बात बोली है। बात ये बोली है कि हेट स्पीच के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब हेट स्पीच क्या होता है आगे मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। वैसे अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार की कोई ना बात बोल देता है जिस बात से 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच में विवाद पैदा हो जाता है। यानी 2 अलग अलग कम्युनिटी हैं, 2 अलग अलग रिलीजन हैं, या फिर किसी ग्रुप के बीच में विवाद पैदा कर देना कुछ ऐसी भाषा बोलकर, या फिर कुछ ऐसे नफरत वाले वर्ड्स का यूज़ करना जिससे यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए, दोनों कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ जाएं। इससे वॉयलेंस भी हो जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर हेट स्पीच बोलते हैं। तो हेट स्पीच के केसेस पिछले कुछ समय पर इंक्रीज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आप देखोगे टीवी पर अलग अलग डिबेट्स चलती हैं, है ना, वहाँ पे हम देख पाते हैं कि बहुत सारी हेट स्पीच जैसी चीज़ें नज़र आती हैं जब यहाँ पर कुछ ऐसी बात बोल दी जाती है जिससे 2 पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप्स के बीच में विवाद पैदा हो जाता है, दोनों के बीच में नफरत पैदा होने लगती है। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार को भी इस मामले में उतरना चाहिए, सरकार को भी स्टेप इन करना चाहिए। जब जब किसी का रिलीजियस फ्रीडम, हार्मनी के ऊपर एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा तब तक सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक यहाँ पर टीवी स्पीचेस को लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाया है। 10 साल से इस प्रकार के स्पीचेस चलते हुए आए हैं लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया।
ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना है वो ये बोलती हैं कि देखो मीडिया जो है ना आज के समय पर वो बैलेंस नहीं है, जबकि हमें ज़रूरत है एक फ्री और बैलेंस मीडिया की, बट वो बैलेंस है नहीं। हम देख पाते हैं टीवी के अंदर बहुत लंबे समय से कई सारी ऐसी स्पीचेस होती हैं जहाँ पर हेट स्पीच जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, ना ही कुछ सोचा है। उनको भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले में उतरना पड़ेगा, तभी हम इस हेट स्पीच जैसी प्रॉब्लम से साथ में लड़ पाएंगे। बात क्लियर हो गई। ये चीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में है। इसके साथ साथ एक और छोटा सा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिल्ली पुलिस को बोला भी है कि आप भैया पूरी लिस्ट तैयार करो कि क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं हेट स्पीच के केसेस को लेकर। जब जब ये केस निकल कर आता है तब तब क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि आप देखोगे हम लोग ना पिछले 2 साल से लगातार हेट स्पीच के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विवाद देखने को मिलता रहता है। अभी यहाँ पे 2023 में पहली बार ये आर्टिकल आया हेट स्पीच को लेकर, तो आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये तो आपने पढ़ लिया करंट इशू की आखिरकार न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है। जब तक इसको आप अपने स्टैटिक पोर्शन से या बैकग्राउंड पोर्शन से लिंक नहीं करोगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तब तक आप ना मेंस में आंसर लिख पाओगे, ना प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सवाल यहाँ से बनना ही नहीं है। ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया, अब ये करंट इशू पढ़ लिया। अब इसका बैकग्राउंड पोर्शन यानी स्टैटिक डेटा जो है, हमारी किताब क्या बोलती है, संविधान क्या बोलता है, उसके बारे में समझना होगा। हेट स्पीच आखिरकार एग्जैक्टली है क्या, वो चीज़ आपने पता होनी चाहिए। चलो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाई पड़ेगी, इसको देखना और समझना। पहली चीज़ तो समझाई गई है हेट स्पीच के बारे में क्या होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। वैसे तो देखो 2 पर्टिकुलर ग्रुप हैं, उनके बीच में एक नफरत पैदा होने लगती है अगर कोई इंसान यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हेट्रेड वर्ड यूज़ करता है तो। ठीक है ना। मतलब अगर हम बोलें तो लॉ कमीशन की 267 जो रिपोर्ट है ना वो ये बोलती है हेट स्पीच बेसिकली एक ऐसा वर्ड है या फिर ऐसी नफरत पैदा करता है 2 पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में। ठीक है ना। और ये हेट स्पीच किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी की रेस यानी जाति को लेकर, या एथनिसिटी को लेकर, जेंडर को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, रिलीजियस बिलीफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर हेट स्पीच किया जा सकता है। कुछ ऐसे अपशब्द बोले जा सकते हैं जिससे यहाँ पे 2 कम्युनिटी आपस में भिड़ जाएं या फिर 2 कम्युनिटी के बीच में नफरत पैदा होने लगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नाउ हेट स्पीच पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? यहाँ पे पहला रीज़न बताया गया है फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी। देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जिनकी सोच अभी भी पुराने ज़माने वाली है, रूढ़िवादी वाली सोच है, स्टीरियोटाइप है ना। अभी यहाँ पे समय पुराने ज़माने से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग अपनी वही सोच लेकर बैठे हुए हैं। अब होता क्या है कि वो लोग कुछ जब अपर कास्ट के अपर क्लास में यहाँ पर आते हैं तो वो अपने से जो इन्फीरियर ग्रुप्स होता है, उनसे जो नीचा थोड़ा ग्रुप देखने को मिलेगा, जो इन्फीरियर ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, उनके राइट्स की सम्मान ये करते ही नहीं है। ये नहीं सोचते कि यहाँ पे जो मेरे पास राइट्स है, जो मेरे पास हक है, वही उनके पास है। और यहाँ पर ये हेट स्पीच जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनके प्रति यहाँ पर ये अपशब्द बोलते रहते हैं। तो ये चीज़ें पहली तो कुछ ऐसे लोग जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ऐसी सोच अभी भी चलती हुई आ रही है, तो इसके चक्कर में हेट स्पीच बढ़ता है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जिनकी सोच तो ये है और वो बदलने को तैयार ही नहीं है। जो उनकी आइडियोलॉजी चलती हुई आई है उसी आइडियोलॉजी के प्रति ज़िद्दी हैं कि हाँ मैं यही चीज़ फॉलो करूँगा। तो जब वो अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है तो अभी भी यहाँ पर हेट स्पीच जैसी प्रॉब्लम तो दिखेगी ही। वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कारण बन जाता है हेट स्पीच को बढ़ावा देने के अंदर में। बात क्लियर हो गई। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लो अगर किसी ने हेट स्पीच कर दिया या फिर इस प्रकार के अपशब्द बोल दिए, कोई यहाँ पर विवाद क्रिएट हो गया, तो इसके लिए कोई लीगल पोजीशंस नहीं है, कोई कानून वगैरह नहीं है। ठीक है। अब वो कानून क्या है उसको यहाँ पे समझना होगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास में जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड के अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं। वहीं पर उन धाराओं के अंदर बताया गया कि अगर कोई यहाँ पर हेट स्पीच जैसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। पहला, आईपीसी का सेक्शन 153A और 153B, ये 2 सेक्शंस आपको नजर आएंगे। ये 2 सेक्शंस क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति 2 ग्रुप्स के बीच में इस हैट्रेड को, इस नफरत को फैलाता है तो उसको मिलेगी पनिशमेंट। ठीक है। फिर आईपीसी का सेक्शन 295A भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन करता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने इंटेंशन से किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है या फिर यहाँ पर इस प्रकार से हेट स्पीच बढ़ावा देता है तो उसको भी यहाँ पर पनिशमेंट दी जानी है। देन उसके बाद में अलग से आईपीसी के अंदर सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2 के अंदर भी यही बातें मेंशन की हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंटेंट, उसने एक कंटेंट देखा और उस कंटेंट को सब में सर्कुलेट कर दिया, फैला दिया, लेकिन वो कंटेंट क्या कर रहा है, नफरत फैला रहा है 2 ग्रुप्स के बीच में, तो ये भी एक अपराध है। ये बात आईपीसी के अंदर लिखी हुई है। तो आईपीसी के ये सेक्शंस हैं जो कि हेट स्पीच को लेकर डील करते हैं।
दूसरा हमारे पास में एक और एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या करता है, इलेक्शन को लेकर सारी की सारी चर्चा करता है। तो इसके अंदर भी कुछ सजा के प्रावधान है। इस पर्टिकुलर एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो एक व्यक्ति है जो कि इलेक्शंस को लड़ने वाला है और वही व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उसके पास में एक फंडामेंटल राइट है ना, जो हक है, खुलकर बोलने का अधिकार जो है, उसका गलत यूज़ करे वो, और यहाँ पे वो हेट स्पीच को बढ़ावा देते, हेट स्पीच जैसी यहाँ पर चीज़ों को रख दे, तो बेसिकली उसको इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है। ये बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में मेंशन की गई है। और बिल्कुल सिमिलर चीज़ यहाँ पे, यानी कि इसी एक्ट का सेक्शन 123 उसके बाद 3A देखोगे या फिर सेक्शन 125 देखोगे तो इसके अंदर भी यही बोला गया है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शन को लड़ रहा है और उस इलेक्शन के अंदर वो सहारा ले रहा है रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज का, या इसको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर लेकर इलेक्शंस को लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस कहलाएगा। यानी वो बेसिकली सही से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, वो बेसिकली करप्ट वाली प्रैक्टिस कहलाई जाएगी। ऐसा यहाँ पर सेक्शन 123 3A और 125 बोलता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखो IPC के अंदर जो भी यहाँ पर सेक्शंस हैं, ये जो कि हेट स्पीच को लेकर पनिशमेंट देने की बात करते हैं, इनके अंदर पिछले कुछ समय पर कुछ बदलाव करने के बारे में चर्चा की गई है। बदलाव करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी हैं। मैं यहाँ पर इस कमेटी के बारे में केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, कुछ कमेटी के नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है ये कमेटी किस पर्टिकुलर मैटर को लेकर बनाई गई थी। जैसा आपको पता होगा कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में है ना, वेस्टर्न घाट को लेकर जो बनाई गई थी, तो उसको लेकर UPSC ने डायरेक्टली सवाल पूछ लिया था कि ये कमेटी किस चीज़ के लिए है। तो ध्यान रखना, जो विश्वनाथन कमेटी है 2019 में इसको बनाया गया। इसने यहाँ पर कुछ चेंजेस ये बोले कि हमारे IPC के अंदर में जो सेक्शन 505 है, उसके बाद में सेक्शन 153 है, ये सब हेट स्पीच को पनिशमेंट देने की बात तो करते हैं, बट यहाँ पे जो पनिशमेंट है ना, इसके अंदर पनिशमेंट को बढ़ा देना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर सज़ा कर देनी चाहिए और 5,000 रुपये तक का फाइन उसके ऊपर लागू कर देना चाहिए। यानी सज़ा को बढ़ाने के लिए इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया। एक और कमेटी आती है, वो है बेस बरुआ कमेटी। जो बेस बरुआ कमेटी है ना, इसको 2014 बनाया गया। इन्होंने भी यहाँ पर यही बोला कि जो पनिशमेंट है इसको 3 साल का कर दो और साथ ही साथ में फ़ाइन लगा दो, या फिर दोनों चीज़ें लगा दो अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच करता है तो इस कमेटी के नाम ध्यान रखना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, वो छूटे ना। बात क्लियर हो गई। ये था हमारा आज का पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 1। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। उसके बगल में एक और छोटा सा आर्टिकल देखेगा जोशीमठ के बारे में। वैसे ही मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, आपको पता होगा, लेकिन आज जो है ना सैटरडे है, एडिटोरियल कम आते, लेकिन फिर भी एक एडिटोरियल आया है, वहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल से आपको बता दूंगा। हुआ क्या है कि इसरो की, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने ये बताया पिछले 12 दिनों के अंदर जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर से नीचे धंस चुका है, वो डूब चुका है, सिंक हो चुका है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं इसरो की साइड से। तो आगे देखो, यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आगे एक एडिटोरियल है, पूरा के पूरे पेज पर वो छपा पड़ा है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा। ज्योग्राफी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसिडेंस वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल को वहीं पर कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे। अभी आते हैं अगले आर्टिकल पर। अभी जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया है, अब उस थंबनेल वाले आर्टिकल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या मेंशन किया है कि जो फेक न्यूज़ है ना, फेक न्यूज़ फैलाने वाले लगभग 6 यूट्यूब चैनल हैं जिनके ऊपर अभी सरकार ने एक्शन लिया है। और ऐसा PIB ने, ठीक है ना, जो हमारा PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने यहाँ पर चेक किया है और चेक करके बताया है कि ये जो वीडियोज़ है ना, इन यूट्यूब चैनल ने जो अपलोड करी हैं, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ फैला रही हैं और बिल्कुल गलत खबरें हैं। आप देखोगे तो आपको भी हंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है जब इनके थंबनेल्स देखोगे। तो इन चैनल में एक नेशन TV नाम का चैनल है और इनके पास में जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा थी, करोड़ों के अंदर लोग यहाँ पर उन चैनल्स को देखा करते थे। 50 करोड़ व्यूज़ थे उन चैनल्स के ऊपर, 20 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे इन 6 चैनल्स के ऊपर। इन्होंने क्लिक बेट थंबनेल्स का इस्तेमाल किया है, गलत थंबनेल्स का यहाँ पर यूज़ किया है ना, व्यूज़ को गेन करने के लिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी को नहीं छोड़ा, सबको लेकर बहुत गलत थंबनेल्स यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए थे। तो अब इनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया गया है, इन चैनल्स को कर दिया गया है बंद। इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वैसे तो कल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, बट मॉर्निंग में कोई थंबनेल मिल नहीं रहा था, तो बेसिकली यहाँ पर इसके बेसिस पर मैंने जो है थंबनेल बना दिया। तो अभी मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा आपका मनोरंजन करवाता हूँ। कैसे, मैं आपको एक थंबनेल दिखाता हूँ 2-4, उसको देखना।
देखो हम लोग यहाँ पर ट्विटर पर आ चुके हैं। ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक पर आते हैं। देखो पीआईबी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेक की हैं और यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये बेसिकली चैनल देखने को मिलेगा नेशन टीवी का, जिसके पास 5.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गलत गलत यहाँ पर थंबनेल्स का, क्लिक बेट थंबनेल्स का बेसिकली यूज़ किया है। मैं आपको कुछ थंबनेल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखना, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ कैसे कैसे थंबनेल्स यहाँ पर इन चैनल्स ने यूज़ किए हैं। एक थंबनेल यहाँ पर ये यूज़ किया है, ईवीएम बैन पर लगी राष्ट्रपति की मोहर, यानी जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे आप वोटिंग करते हो, वो कर दिया गया है बैन। अब देखो यहाँ पे उनके बाद उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, बैलेट पेपर से अब होंगे चुनाव। ठीक है, इस प्रकार के थंबनेल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। अभी मैं आपको एक दो और थंबनेल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक थंबनेल ये देखो, ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पर ये वाला थंबनेल देखो, इसमें क्या मेंशन किया गया है, 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे मोदी, नितिन गडकरी बनेंगे प्रधानमंत्री। अब इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के थंबनेल को यूज़ किया है। अभी एक और थंबनेल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये बढ़ती महंगाई से सड़कों पर उतरे लोग, अब उतरने के बाद में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, यहाँ पर कुछ भी जो इन्होंने पिक्चर का यूज़ कर लिया है और लिख दिया है कि जो निर्मला सीतारमन है इनको बंधक बनाया और तोड़ डाली हड्डियाँ, ये लिखा हुआ है। और नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ में लिखा गया है, कोमा में की गई भर्ती। अरे वाह। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला थंबनेल देखो, कांग्रेस के साथ आए रक्षा मंत्री राजनाथ, राहुल सोनिया ने किया भव्य स्वागत। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर थंबनेल्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। फिर उसके बाद में ऐसे ही ना आप देखोगे कई सारे ऐसे थंबनेल जहाँ पे हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारे के सारे क्लिक बेट थंबनेल देखने को मिलेंगे जो कि गलत तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं और इसी चक्कर में यहाँ पर इनको कर दिया गया है बैन, क्योंकि ये लोग गलत गलत फेक न्यूज़ को यहाँ पर फैला रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो एक कल के आर्टिकल में, कल के न्यूज़पेपर में था। आप कहोगे सर एक मिनट रुको, आपने कल के न्यूज़पेपर में, हाँ, ये वाला आर्टिकल तो पढ़ाया था डॉक्टर्स को लेकर, है ना। ये वाला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था कि डॉक्टर्स की कमी हो चुकी है, उसके बारे में एक डेटा यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। लेकिन आपने ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ाया था कल, है ना। हाँ, मैंने ये वाला आर्टिकल जानबूझ के नहीं पढ़ाया था। देखो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं ना जिसको लेकर हमारे पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हाथों हाथ नहीं होती हैं। अगर जिस भी व्यक्ति ने कल न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर ये वाला आर्टिकल, जिसने भी पढ़ा दिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ जिसने भी पढ़ा दिया होगा, है ना, बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, जिन्होंने भी पढ़ा दिया होगा, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी होगी। और वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को लेकर हर साल कहीं ना कहीं मेंस में क्वेश्चन बन रहा है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन रहा है, रिपोर्ट को लेकर हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, इंडेक्सेस को लेकर क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है ना। तो इस वजह से इस आर्टिकल के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कल इनफ मात्रा में अवेलेबल नहीं थी। अब जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, तो मैं वहीं से इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो कभी कभी होता है आर्टिकल को स्किप कर देना चाहिए यार। 3-4 साल से यहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि कल बहुत से लोग मेंशन कर रहे हैं सर आपने आर्टिकल छोड़ दिया है। देखो छोड़ता कुछ नहीं हूँ, आगे कवर करवा दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे आप परेशान ना हुआ करो, जो भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, वो आज नहीं तो कल फिर कवर हो जाएगा बीच में। अगर छोड़ा है तो किसी रीज़न की वजह से छोड़ा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में इनफ नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन की कमी होगी, इस वजह से छोड़ा है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर खुद देखना कि आपको क्या क्या पढ़ना था। तो हुआ यहाँ पर यह है कि ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट आई है 2022 की, और इस रिपोर्ट ने, देखो अब नाम से पता चला ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, मानव के अधिकार के बारे में बात करती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने क्या बताया, इंडिया के अंदर में क्या हो रहा है कि जो मीडिया है इनके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, इनके ऊपर सरकार थोड़ा सा कड़ा प्रभाव दिखा रही है मीडिया के प्रति, है ना। इनको यहाँ पर खुली छूट नहीं मिल रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इन ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट ने बताया कि भारत के अंदर में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। ऐसा यहाँ पर ये सारी बातें ये रिपोर्ट बताती है। चलो आप डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट 2023 क्या बोलती है, ये बेसिकली इस रिपोर्ट का 33 एडिशन है। ये बात आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि हुआ क्या है, इस रिपोर्ट ने ये बताया कि देखो ये रिपोर्ट ना अलग अलग देशों का पूरा जो डेटा है वो कवर करती है, और उस डेटा के अंदर बताती कि वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ के ह्यूमन राइट्स को लेकर किस प्रकार से काम कर रही है। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया की बहुत ज़्यादा आलोचना करी है, बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ पर करी है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यह रिपोर्ट वैसे 2023 इसलिए बोला जा रहा है, 2023 बेसिकली नाम दिया गया है, 2022 भी इसको बोला जा रहा है क्योंकि ये 2022 के साल को कवर करता है, यानी पिछले साल में क्या क्या हालात हुए, पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक ह्यूमन राइट्स को लेकर सरकार ने क्या क्या काम किया है, उसको लेकर यहाँ पे बात करता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि जो आज के समय पर, इस रिपोर्ट ने बोला कि जो करंट समय पर
हमारी करंट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है पॉलिसीज़ में, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक है ना, उनको रिप्रेस करने की कोशिश कर रही है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। ये बात इस रिपोर्ट ने मेंशन की है। देन पहली चीज़ तो हमें समझना यह होगा कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, क्योंकि मेन यहाँ पर ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही फोकस करती है सारा का सारा। तो ह्यूमन राइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ये मानव के अधिकार की बात कर रहे हैं, है ना। ये वो अधिकार हैं जिसको लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कोई रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, किसी चीज़ को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये अधिकार लोगों को मिलते हैं। हमारा संविधान हम लोग को ये फंडामेंटल राइट्स देता है। आपके पास में राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी किसी के गुलामी नहीं करोगे आप, है ना। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ऐसे कई सारे राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे आपके ह्यूमन राइट्स हैं, है ना। ये सारे के सारे मानव अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। और इन राइट्स की सुरक्षा करने के लिए हम लोगों ने एक बॉडी को ही बना रखा है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये जो बॉडी है ये इन ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करती है और बताती है कि जितने भी राइट्स हैं ये सारी के सारे संविधान से हम लोग को मिलता है और इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक अलग से बॉडी बना रखी है। बात क्लियर हो गया। तो इतना समझ में आया कि ह्यूमन राइट्स क्या है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये रिपोर्ट कवर करती है। अब आपने पहले समझना होगा इस रिपोर्ट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन राइट वॉच क्या होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट है ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट। तो ह्यूमन राइट वॉच है क्या, पहली बात ये आपको एक फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ह्यूमन राइट वॉच की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनजीओ आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था 1978 में। कहाँ पर? हेलसिंकी। पहले इसको हेलसिंकी वॉच के नाम से जानते थे। हेलसिंकी आपको पता होगा फिनलैंड की कैपिटल है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस पर एक मतलब फिनलैंड की जो कैपिटल है हेलसिंकी, वहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, है ना। और मीटिंग के दौरान यहाँ पर एक हेलसिंकी एग्रीमेंट को साइन किया गया था। अब हेलसिंकी एग्रीमेंट था क्या, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। हेलसिंकी एग्रीमेंट 1975 में बनाया गया था। इसको वहाँ पे साइन किया गया, कहाँ पे? फिनलैंड की कैपिटल के अंदर में। ये बेसिकली एग्रीमेंट था शांति को बनाने के लिए, क्योंकि उस समय पर 1975 के आसपास आपको पता होगा जो सोवियत यूनियन था यानी यूएसएसआर, और साथ ही साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, इनके बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। पूरी तरह से विवाद था, टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी। तो बेसिकली यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इन कंट्रीज़ के थ्रू। यूरोप ने, यूएस ने, कनाडा ने, सब ने मिलकर साइन किया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, ये जो टेंशन है सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इनको कम कर सकें। और इस एग्रीमेंट ने कई सारी कंट्रीज़ को साथ में लेकर आया और इन कंट्रीज़ से ये बोला था कि आप साइन तो कर रहे हो इस एग्रीमेंट को, और साइन करने का मतलब यह है कि आप ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करोगे। आप यहाँ पे अब कोई विवाद नहीं पालोगे यूएसएसआर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में, है ना। इन कंट्रीज़ से यहाँ पर बोल दिया गया, जिन जिन्होंने साइन किया, लगभग 35 कंट्रीज़ ने साइन किया था इसको, तो इनसे बोल दिया गया आप ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करोगे, जो मानव के अधिकार के हैं उनकी रिस्पेक्ट करोगे और इन टेंशन्स को ख़त्म करोगे। इसलिए यहाँ पर बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ना, बेसिकली वो हेलसिंकी एग्रीमेंट हुआ था। तो उसी का ही नाम जो है हमने चेंज कर दिया है, नाम बदलकर यहाँ पर इसका ह्यूमन राइट वॉच कर दिया है। तो ह्यूमन राइट वॉच यहाँ पर 1978 में बनाई हुई एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक हेलसिंकी अकॉर्ड के तहत ही जो चीज़ हम लोग लेकर आए थे, बिल्कुल उसी प्रकार की चीज़ नज़र आती है। आज के समय पर ह्यूमन राइट वॉच के अंदर में आप देखोगे ना, तो ये 100 देशों के अंदर फैला पड़ा है। पूरे दुनिया भर में 100 देशों को ये उनकी रिपोर्ट को कवर करता है। तो अभी यहाँ पर इन्होंने इंडिया की रिपोर्ट के बारे में सारी जानकारी दी है। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा, तो हेडक्वार्टर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ये आपने थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा पढ़ा। अब जो ये 2023 की रिपोर्ट आई है, इन्होंने इस रिपोर्ट में बोला क्या क्या है उसको समझते हैं। इन्होंने ये बोला कि हमारी जो सरकार है ना इंडिया की, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है, ह्यूमन राइट्स का वोलेशन कर रही है, क्योंकि ह्यूमन राइट के टॉपिक को कवर करती है, तो इसी के बारे में जानकारी दे रही है। इन्होंने ये बोला कि इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो हिंदू आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक भेदभाव दिखा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक ग्रुप देखने को मिलेंगे, उनके प्रति यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन दिखाना पड़ रहा है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव दिखा रही है सरकार, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। दूसरा यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया कि सरकार का जो भेदभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के प्रति। और यहाँ पे इन्होंने एक केस का रेफरेंस लिया है, वो है बिल्किस बानो। बिल्किस बानो केस के अंदर में यहाँ पे आपको पता होगा जो बिल्किस बानो है उनका रेप हुआ, और जो रेप कॉन्विक्ट्स थे, जो दोषी थे ना, उनको छोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे उनको जो छोड़ दिया गया है, यही बोला गया कि जो बेसिकली यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अब यहाँ पे क्या होता है कि उनके प्रति ये इस प्रकार का भेदभाव दिखाया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर इन वेमेन के प्रति वायलेंस हुआ था, और जिस व्यक्ति ने वायलेंस किया था, जो व्यक्ति ने रेप किया था, उनको छोड़ दिया गया,
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताई है। तीसरा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया कि देखो आर्टिकल 370 को हटाए हुए या फिर इसको कह सकते हैं अब्रोगेट करे हुए। आपको पता होगा आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया, जिसके बाद यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। तो 3 साल हो चुके हैं ये काम करे हुए। 3 साल होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोग खुलकर नहीं बोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। फिर इवन यहाँ पर ये बोला गया है कि वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास में जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसको लागू कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को लागू कर रखा है। और ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर कोई जर्नलिस्ट अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जा रहा है जानबूझकर, एक खतरा बताकर। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोगों के जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, ये रिपोर्ट ने बताया। फिर उसके बाद कुछ कदम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अच्छे हैं वो भी यहाँ पर रिपोर्ट बताती है। क्या क्या कदम अच्छे उठाए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि जो पुराने ज़माने का सेडिशन लॉ है, कोई राजद्रोह देशद्रोह वाला जो कानून आपको देखने को मिलेगा, कोई ये दिखाता है तो उसके प्रति एक्शन लेना, इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया, इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की है। देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो एबॉर्शन राइट्स है, क्योंकि सारी महिला को एक एबॉर्शन राइट्स मिलने चाहिए, उस एबॉर्शन राइट को अभी एक बढ़ावा दिया है। तो इस चीज़ की यहाँ पे तारीफ़ की गई है इस रिपोर्ट के अंदर में। ठीक है, जो 2 फिंगर टेस्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, तो इसको लेकर यहाँ पे थोड़ी बहुत तारीफ़ की गई है। लेकिन यहाँ पर अब इस रिपोर्ट ने एक बात और बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी एक मैटर पर सुनवाई नहीं की है, वो है मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ वेयरिंग हिजाब। हिजाब वाला जो कंट्रोवर्सी आपको पता है, जो इशू शुरू हुई थी ना, है ना, कि यहाँ पर जो मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो चाहती हैं हिजाब को यहाँ पर अलाउ कर दिया जाए, हिजाब यहाँ पे उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अलाउ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की है, तो इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर भी रिपोर्ट ने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट को ये वाला मामला भी देखना चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया। आने वाले समय पर डेफिनेटली जो सरकार है ना, वो इस रिपोर्ट के अगेंस्ट निकल कर आने वाली है और वो इस रिपोर्ट के बारे में ज़रूर एक जानकारी देने वाली है। तो अभी यहाँ पर रिपोर्ट ताज़ी है, चर्चा में है, आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा ही चर्चा इसकी होगी, तो ध्यान से इसको अपने दिमाग में रखना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की ना, तो ह्यूमन राइट्स को लेकर अलग अलग इनिशिएटिव हैं। ये थोड़ा सा आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमारे संविधान के अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में कहाँ कहाँ पर चर्चा की गई है। देखो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में स्पेशली आर्टिकल 14 से 32 तक, वैसे आपके 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन 14 से 32 तक जो बीच में ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSPs में बात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपके कई सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इस प्रकार के कई सारे राइट्स यहाँ पे आपको एज अ ह्यूमन राइट मिल जाते हैं DPSP के दौरान भी। बाकी हमने कुछ अलग अलग बॉडीज़ को बना रखा है ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, ये आपको पता होगा। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी बॉडीज़ हैं, कई सारे अग्रीमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंडिया यहाँ पर इसका भी हिस्सा है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसका भी भारत हिस्सा है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, भारत इसका भी हिस्सा है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में ही चर्चा करते हैं। अब ह्यूमन राइट्स को लेकर और भी कई प्रकार की रिपोर्ट आती हैं, मतलब जैसे आपने ये देखा है ना ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट, ऐसी कई और रिपोर्ट आती हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ऑन इंडिया 2021, ये रिपोर्ट थी, US डिपार्टमेंट ने रिलीज़ करी थी। फिर उसके बाद फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट आती है, ये भी US बेस्ड फ्रीडम हाउस की साइट से निकल कर आती है। फिर डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 आपको देखने को मिल जाएगी, ये VDEM इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की थी। तो ये भी रिपोर्ट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल बन सकता है, जो भी सवाल बनेगा अब आराम से आप यहाँ पर उसको टैकल कर पाओगे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो आपने समझा ना, अब ये आर्टिकल हम कल कवर कर लेते तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलता, जहाँ से सवाल बनने के चांसेस थे। ठीक है, आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो है लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आज मैंने थोड़ी देर से बताया तो लाइक आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ, कर दिया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 5000 लाइक का टारगेट रखा है यार, इसको पहुँचाना है। और अभी आपने ये बात सुनी है ना, तो फटाफट उस बटन को प्रेस कर दो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। आगे आते हैं ना, यहाँ पर आपको एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने जलीकट्टू के बारे में रिसेंटली पढ़ा था, जिसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। ऐसे कई सारे और भी स्पोर्ट्स होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। ऐसे यहाँ पर एक कॉक फाइट है। कॉक फाइट इसको हम लोग रूस्टर फाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या? रूस्टर फाइट। इसमें 2 मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है। 2 मुर्गे छोड़ दिए जाएंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे और लड़ते लड़ते जब तक कोई दूसरा मुर्गा हार नहीं मान लेता या फिर वो मर नहीं जाता, तब तक यहाँ पे लड़ते रहते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत लंबे समय से इस प्रकार की कॉक फाइटिंग करवाई जाती है संक्रांति वाले ओकेजन पर। अब ये संक्रांति का टाइम चल रहा है, तो इस पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉक फाइट करवाया जाता था। तो इसके ऊपर बैन लगा दिया गया बाद में। अब बैन लगाने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश के अंदर इस प्रकार से टेंट वगैरह लगते हुए नजर आए हैं जहां पर कॉक फाइट की तैयारी की जा रही है, वो बात यहां पे बताई गई। कई सारे लोग तेलंगाना, कर्नाटका, पुडुचेरी, तमिलनाडु और भी अलग अलग राज्य से आते हैं और इस पर्टिकुलर गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉक फाइट यहाँ पर 3 दिन तक चलेगा संक्रांति फेस्टिवल के समय पर, ये यहाँ पर बताई जा रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस पर्टिकुलर गेम के अंदर में, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा रखा है। और अगर छापा पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं जिसने भी ये ज़मीन दी है ना इस पर रूस्टर फाइट करने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। बट अभी के लिए यहाँ पर बैन लगाने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश यहाँ पे तैयार है कॉक फाइट को प्ले करने के लिए। अब ये रूस्टर फाइट होती क्या है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कॉक फाइट या फिर रूस्टर फाइट के बारे में बात करें तो एक ब्लड स्पोर्ट है। ब्लड स्पोर्ट मतलब यहाँ पे होता यह है कि मुर्गों की टांग में बांध दिया जाता है एक चाकू और दोनों को यहाँ पे लड़वाया जाता है। दोनों लड़ते रहते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक यहाँ पे दूसरा हार नहीं मान लेता या फिर किसी ना किसी एक की मौत न हो जाए, तब तक यहाँ पर दोनों लड़ते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो इवेंट है इसको यहाँ पर बैन किया था। ये इवेंट स्पेशली यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेम खेला जाता है, तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो चार्ट अपने पास में ज़रूर से रखना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चार्ट नहीं है, चार्ट है, ठीक है। अब वो चार्ट में क्या बोला गया है यहाँ पे देखते हैं। इस चार्ट के अंदर सारे के सारे एनिमल स्पोर्ट्स जो भारत के अंदर प्ले किए जाते हैं वो सब मेंशन है। तो मैं पीडीएफ के अंदर इसको दे दूंगा, प्लीज़ जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे यहाँ पे जलीकट्टू के बारे में बताया गया। जलीकट्टू को हम लोग एरुता जुवुथुलर के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर प्ले किया जाता है पोंगल जो फेस्टिवल है उस दौरान, तो अब यहाँ पर खेला जाएगा। पोंगल फेस्टिवल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से कंबाला है। कंबाला जो गेम है ये भी यहाँ पर एक जो बफलो होता है, जो भैंस होती है, इनकी रेस करवाई जाती है। ये कर्नाटका के अंदर खेला जाता है। उसके बाद कॉक फाइट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये वैसे इंडिया का इंडिजीनियस गेम नहीं है, मतलब इंडिया ने खुद यहाँ पर इसको नहीं बनाया है। काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इस गेम को खेला जाता है। इसको हम रूस्टर फाइट के नाम से भी जानते हैं। एक बेसिकली ब्लड स्पोर्ट है। इसी प्रकार से कैमल रेस यानी ऊँटों की रेस करवाई जाती है ना। फिर उसके बाद डॉग फाइट आता है। डॉग फाइट भी बेसिकली एक ब्लड स्पोर्ट है। दोनों में से एक दूसरे को मार देते हैं ये डॉग, तब जाके यहाँ पर किसी की एक जीत होगी। तो इसको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। डॉग फाइट के बाद में एक आता है बुलबुल फाइट। बुलबुल फाइट बेसिकली असम के अंदर जो बिहू फेस्टिवल होता है ना, इस दौरान यहाँ पर ये बुलबुल फाइट करवाई जाती है ना। इस बुलबुल फाइट में आप देखोगे जो बुलबुल्स होती हैं उनको लड़वाया जाता है। इनको यहाँ पर कुछ नशीला पदार्थ दे दिया जाएगा जिससे यहाँ पर थोड़ी और एग्रेसिव हो जाती हैं और लड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर स्पोर्ट्स आप देख पाओगे, ये एनिमल स्पोर्ट्स हैं। ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पर जानवरों का यूज़ हो रहा है, ठीक है। बुलबुल फाइट के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद एक हॉर्स रेसिंग होती है। हॉर्स रेसिंग यहाँ पर क्या है, घोड़े की जो रेस होती है, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर होती भी आ रही है। ग्रीस, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट, यहाँ पे लंबे समय से, एंशिएंट समय से यहाँ पे घोड़ों की रेस करवाई जाती है ना। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुँचता है हॉर्स रेसिंग का। सुप्रीम कोर्ट ने इस गेम को देखा और बोला कि ये देखो, ये ना गेम ऑफ स्किल है, ये लक के ऊपर बेस नहीं है, गेम ऑफ स्किल है। आपके पास में स्किल होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर हॉर्स रेसिंग देख पाओगे, कर पाओगे। तो इसको बेसिकली इलीगल गेम नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हॉर्स रेसिंग अभी यहाँ पर भारत के अंदर लीगल है, ठीक है ना। तो कानूनी तौर पर यहाँ पर खेली जा सकती है, आप इसके बारे में ध्यान में रख सकते हो। तो ये कुछ एनिमल स्पोर्ट्स हैं, इसी वजह से बोला ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे यहाँ पर सवाल बन सकता है कि ये एनिमल स्पोर्ट कौन से स्टेट को बिलोंग करता है ना। तो ये चीज़ आपने पता होनी चाहिए। आगे आते हैं नाउ, अगला एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इसकी। तो कल यहाँ पर 13 जनवरी तारीख थी। तो कल क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वाराणसी से एक क्रूज़ शिप जो है ना, उस क्रूज़ शिप को यहाँ पर रवाना कर दिया है, हरी झंडी दिखा दी है। अब वो जो क्रूज़ शिप है, वो जो जहाज़ है, वो निकल चुका है। लगभग 51 दिन लगेंगे इस जहाज़ को कहाँ पे पहुँचने में, डिब्रूगढ़, यानी असम का जो डिब्रूगढ़ है वहाँ तक ये जहाज़ जाएगा पानी के रास्ते से। और घूमता घूमता इंडिया से निकलकर बे ऑफ बंगाल से होकर बांग्लादेश में जाएगा। बांग्लादेश से जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ पहुँचेगा और वहाँ से गुजरता हुआ ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे असम में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका पूरा का पूरा रूट होने वाला है। तो क्रूज़ शिप यहाँ पे रवाना हो चुका है, जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो ये क्रूज़ शिप है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज़ है। सबसे लंबा आपको ये क्रूज़ शिप देखने को मिलेगा। अच्छा, पिक्चर यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही होगी। ये लंबा सा पूरा का पूरा क्रूज़ आपको नजर आएगा। अब ये क्रूज़ होते क्या हैं,
देखो, एक तो होता है नॉर्मल जहाज़ जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर सामान इधर से उधर करते हैं, है ना, या फिर पैसेंजर्स इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। क्रूज़ शिप जो होता है ये बेसिकली स्पेशली वेकेशंस के लिए होता है, यानी आप एंजॉयमेंट करने जा रहे हो, कुछ वैकेशंस अपने एंजॉय करने जा रहे हो, तो वैकेशंस के लिए यहाँ पर इस क्रूज शिप का यूज़ किया जाता है। विदेशों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग पूरा पूरा एंजॉयमेंट करते हैं। इन शिप्स के अंदर स्विमिंग पूल वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में क्रूज शिप होते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इसी प्रकार का क्रूज शिप है। लोग आराम से घूमेंगे, बिल्कुल एंजॉयमेंट मिलेगा इनको, पूरा प्रॉपर कमरे वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं इस पूरे जहाज़ के अंदर में। ठीक है ना। अब इन लोग लगभग यहाँ पर 51 दिन में ये पहुँचेंगे डिब्रूगढ़ तक। जब ये डिब्रूगढ़ तक पहुँचेंगे ना, उस बीच जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स होंगे वो सब यहाँ पर ये शिप उनको घुमा कर लेकर जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये शिप कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी प्रमोट करने का काम करता है। लोग जितने भी जगह बीच में पड़ेंगे, बहुत सारी जगह पड़ेंगी बीच में, उन सब जगह को घुमाएगा। ठीक है, 3200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ये जहाज़ तय करेगा 51 दिनों के अंदर। बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पर बात क्लियर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। वो क्या क्या है डिस्कस करने के लिए, आओ मैं आपको वो समझाता हूँ। क्रूज शिप के बारे में आपने समझ लिया। मैंने आपको बताया कि कई सारी जो हिस्टोरिक साइट्स हैं, है ना, ऐतिहासिक तौर पर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्थल हैं, वहाँ पे घुमाएगा इनको। जैसे महाबोधि टेम्पल हो गया, उसके बाद में हज़रद्वारी पैलेस हो गया, कटरा मस्जिद हो गया, बोध गया, उसके बाद में यहाँ पर चंदन नगर चर्च, चार बंगला टेम्पल, ये जो भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक साइट्स है वो सारे साइट्स ये लोग घूमते हुए जाएंगे और जाकर डिब्रूगढ़ जाकर रुकेंगे। ठीक है ना। अब ये जो शिप है बेसिकली नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 ये दोनों रास्तों को अपनाने वाला है। अब ये दोनों रास्ते अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो दिखाई देता हूँ मैप में। यहाँ पर आप लोग एग्जैक्ट देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको ये क्रूज शिप नजर आता है। ठीक है ना। रंग बिरंगी सा ये गंगा विलास आपको नजर आएगा, प्रॉपर रूम्स वगैरह सब कुछ नजर आएंगे। लोग प्रॉपरली यहाँ पर एंजॉयमेंट करेंगे इस प्रॉपर पूरे जहाज़ के अंदर में। और मैंने आपको बताया ये रास्ता कौन सा होने वाला है, ये वाला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यहाँ पर ये जहाज़ निकल चुका है, रवाना हो चुका है 13 जनवरी को। अब ये ऐसे जाएगा, बिहार के पटना पहुँचेगा, फिर उसके बाद में इधर कई सारी जो हमारी ऐतिहासिक साइट्स हैं, स्थल हैं, वहाँ पे सब पे इन लोगों को घुमाएगा। फिर इस प्रकार से गुजरता हुआ यहाँ पे फरक्का से निकलेगा, वेस्ट बंगाल का कोलकाता घुमाएगा, फिर उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में आएगा। बे ऑफ बंगाल से इस प्रकार से गुजरता हुआ ये सुंदरबन जो है ना, इस प्रकार से यहाँ पे गुजरता हुआ जाएगा, बांग्लादेश में एंटर करेगा, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जाएगा। फिर ढाका से यहाँ पर इस पानी से गुजरता हुआ यहाँ पर ये पहुँचेगा ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर असम में पहुँच जाएगा, असम के गुवाहाटी से गुजरता हुआ यहाँ पर 1 मार्च को डिब्रूगढ़ पहुँचेगा। 1 मार्च को डिब्रूगढ़ यहाँ पर ये जहाज़ पहुँच जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर रूट होने वाला है। अच्छा, ये जो रूट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाटरवे। जो पानी का रास्ता होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाटरवे। जैसे आपके हाईवेज होते हैं ना, नेशनल हाईवेज होता है, वैसे ही नेशनल वाटरवेज होते हैं। तो यहाँ पे 2 वाटरवेज का यूज़ करने वाला ये जहाज़, वो 2 वाटरवेज कौन कौन से हैं, एक है नेशनल वाटरवे 1 और एक है नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, जो 1 वाला है वो आप देख पाओगे इस प्रकार से ये वाला रास्ता है, उसका 2 वाला यहाँ पर आगे इधर से गुजरता हुआ जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे इस वाले 2 वाले रास्तों को अपनाकर डिब्रूगढ़ पर रुकेगा। तो ये 2 वाटरवेज आपको देखने को मिलते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है ना, ये कौन कौन सी नदियों के ऊपर है, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों की नदियों को मिलाकर ये वाटरवे बनाया गया है। नेशनल वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का देखने को मिलेगा, ये वाला वाटरवे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है, क्रूज़ क्या है ये सब कुछ समझ में आ चुका है। अब जब हम लोग बात करते हैं वाटरवेज की, तो इन सारे वाटरवेज को, जैसे हमारी नेशनल हाईवेज होती है ना, इनको मेंटेन करने के लिए एक इसके ऊपर बॉडी बनी हुई है। वैसे यहाँ पर हमारे जितने भी वाटरवेज होते हैं इनको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने एक इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी को बना रखा है। तो इस अथॉरिटी के बारे में भी जान लो, पता नहीं मौका मिलेगा कभी पढ़ने का, नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से अभी पता चल जाएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाओगे। तो बात यहाँ पर की जा रही है जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इस बॉडी को हम लोग लेकर आए थे 27 अक्टूबर 1986 में। इस बॉडी का यहाँ पर काम क्या है, जो भी इनलैंड वाटरवेज है, जो पानी के रास्ते हैं ना, इनका डेवलपमेंट करना, इनको रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पे इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, वो सारा का सारा काम यहाँ पर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के पास में होता है। जो इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि इस पर्टिकुलर बॉडी का हेडक्वार्टर नोएडा में है, मेन हेडक्वार्टर नोएडा में है। बाकी इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर पटना के बिहार में है एक ऑफिस, कोलकाता के वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, पटना के बिहार बोला हूँ, बिहार के पटना में। फिर उसके बाद में यहाँ पर असम के गुवाहाटी में है, केरला के कोची में आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो रीजनल ऑफिस है। बाकी कुछ और इसके अंदर भी, इसके अंडर आने वाले भी कुछ और छोटे छोटे ऑफिस हैं, वो यहाँ पर पूरे हमारे देश भर में फैले पड़े हैं। ठीक है, मेन हेडक्वार्टर ध्यान रख सकते हो, मेन हेडक्वार्टर इसका नोएडा के अंदर है। बात क्लियर हो गई। चलो आते हैं अगले पर्टिकुलर आर्टिकल पर।
इसी वजह से दोस्तों हर एक आर्टिकल को डिटेल से कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखो ये आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है, हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था ऑलरेडी। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक और मैटर को देख रहा है, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट एक और मामले पर अपनी सुनवाई कर सकता है। वो मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो वैसे यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज है, आज के समय पर बाल विवाह हम किसको बोलते हैं, एक यहाँ पर बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से कम है ना, वो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा। रिसेंटली हम इसको एज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज की उम्र है ना बच्ची की, वो 18 से 21 साल कर दी जाए, है ना। जो मैरिज की एज है वो 21 साल कर दी जाए, यानी कि 21 साल से अंडर में अगर आप शादी करोगे बच्ची की तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाई जाएगी। बात क्लियर हो गई है ना। तो इसको बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर का मतलब क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये क्या करता है, बच्चों के जो भी हक हैं, जो भी राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उनकी सुरक्षा करता है। तो इस बॉडी ने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया, इन्होंने ये बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर 15 साल की उम्र में भी शादी को अलाउ कर रखा है। तो 15 ईयर्स की एज में, वैसे यहाँ पर पर्सनल लॉ के अंदर मेंशन किया है जो प्यूबर्टी है, अगर यहाँ पे कोई गर्ल है ना उसकी यौन अवस्था हो जाती है, पुबर्टी वाली एज में वो आ जाती है, तो यहाँ पर वो शादी लायक है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंशन किया गया है, अटेनिंग पुबर्टी और द एज ऑफ 15 या इससे ऊपर, तो यहाँ पर शादी की जा सकती है। तो यहाँ पे एनसीपीसीआर जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल दिया। पिटीशन ये डाल दिया कि ये गलत हो रहा है, कि यहाँ पर ये जो पर्सनल लॉ ये बात करता है कि 15 साल यहाँ पे मिनिमम एज है शादी करने की, 15 साल से कम यहाँ पे चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, इसका मतलब है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एज जो है ना ये बहुत कम उम्र है, और इसमें यहाँ पर अगर एक बच्चे की शादी होती है तो उसको बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है चाइल्ड मैरिज यानी कि अगर शादी जल्दी हो रही है तो इससे अर्ली प्रेगनेंसी होनी है, और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से यहाँ पर जो बच्चा जन्म लेगा ना उसके अंदर भी कई सारी यहाँ पर कमियाँ देखने को मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो उस लड़की की हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से, ऐसा यहाँ पर एनसीपीसीआर ने मेंशन किया। तो बच्चों के राइट्स के लिए प्रोटेक्शन देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो इस एज को यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस एज को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। उसी को लेकर यहाँ पर जो माइनर गर्ल्स का मैरिज है ना, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली वो एक मुद्दा की सुनवाई करेगा और आने वाले समय पर अपना डिसीजन देगा। तो सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगैलिटी ऑफ पर्सनल लॉ, तो जो पर्सनल लॉ है इसकी लीगैलिटी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चेक करने वाला है। एनसीपीसीआर यहाँ पर ये बोलेगा, एनसीपीसीआर ने ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट से कि देखो हमारे पास में पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, उसके बाद ऐसे कई सारे एक्ट हैं, चाइल्ड मैरिज को रोकने के हमारे पास में कई सारे एक्ट हैं, तो वो सारे के सारे एक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सनल लॉ जो है ना ये 15 साल की उम्र में यहाँ पर शादी को अलाउ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो 14-15 साल में शादी हो रही है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है हम इसको देखते हैं इस मैटर को, क्योंकि यहाँ पे एनसीपीसीआर ने एक बात ये भी बोली है कि हम लोग रिसेंटली काम ये कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज को और ज़्यादा, मतलब जो एज है ना अभी बच्चियों की एज यहाँ पर 18 साल से कम उम्र हो गई तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम लोग एक अमेंडमेंट बिल भी लेकर आए हुए हैं, है ना, जहाँ पे हम लोग इस एज को 21 साल कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इसमें भी एक सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसके अंदर सुधार की मांग की गई है एनसीपीसीआर के थ्रू। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, तो जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, बट अभी के लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इतना ही है, इतना यहाँ पे ध्यान में रखना। अब हम लोग यहाँ पर, क्योंकि इस आर्टिकल में बार बार एनसीपीसीआर के बारे में चर्चा की गई है, तो एनसीपीसीआर के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार एनसीपीसीआर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। चलो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है, एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको मतलब एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो इस बॉडी को बनाया गया था मार्च 2007 में। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 का जो ये एक्ट है ना, इसके तहत यहाँ पर एनसीपीसीआर को बनाया गया था। ये बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इस पर्टिकुलर बॉडी का मेन काम यहाँ पर यह है कि लॉज, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, ये जितनी भी चीज़ें ना, इनको इंश्योर करना कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के राइट्स के बारे में चर्चा करें, या फिर बच्चे के जो राइट्स हैं ना उसके साथ में चलें, यानी कि जितने भी चाइल्ड राइट्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये हमारा एनसीपीसीआर, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। प्लस यहाँ पे
जो हमारे पास में 2012 का पोक्सो एक्ट है, यानी कि बच्चों में अगर कोई ऑफेंस होता है ना, तो उस ऑफेंस को टैकल करने के लिए यहाँ पर एक पोक्सो एक्ट है, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए यहाँ पर यह एक्ट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे किस प्रकार से लागू करना है, उसको मॉनिटर करने का काम भी यहाँ पर ये जो एनसीपीसीआर है वही करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, एनसीपीसीआर के बारे में समझ में आ गया, तो ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, देन आएंगे बिजनेस पेज के ऊपर, दैट इज इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमी सेक्शन पर कई सारे आर्टिकल हैं, कई सारे नहीं बोलेंगे, 2 ही आर्टिकल है काम के, तो इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो कई सारे लोग ना मुझे कमेंट करते हैं और पर्सनली मैसेज भी करते हैं, सर आप इकोनॉमी सेक्शन डिस्कस नहीं करते हो। देखो यार ऐसा नहीं है, इकोनॉमी सेक्शन में जब आर्टिकल काम का होगा तभी तो डिस्कस किया जाएगा ना। आप सोच लो कि रोज़ाना इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि रोज़ाना आपको इकोनॉमी की न्यूज़ मिलती रहें। आप कोई सा भी अखबार देख लो, रोज़ाना काम की मिलते रहें, ऐसा कभी नहीं होता है। हफ्ते में यहाँ पर 5-6 न्यूज़ मिल जाएं वही बहुत है। तो जो भी होती है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो कि आपका इकोनॉमी सेक्शन छूट रहा है, ऐसा नहीं होगा, आपको वो सारी की सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आर्टिकल हैं। ये 2 आर्टिकल की चर्चा आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। आने वाले समय पर बेसिकली इन टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स भी पब्लिश हो सकते हैं। जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है इंडिया चाइना के व्यापार के बारे में। तो पिछले साल 2022 के अंदर में इंडिया चाइना का व्यापार एक अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गया। अल्टीमेट लेवल का मतलब यह है कि $100 बिलियन का व्यापार क्रॉस कर गया। तो आप कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो पहले भी हुआ था, ठीक है, लेकिन आप देखोगे ना इस बार भारत को घाटा और ज़्यादा हो गया है। घाटा मतलब हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, आपने समझना है, उसको समझना है, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट वो सिचुएशन है जब हम लोग ना जो इम्पोर्ट है, सामान को इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं। ये कंडीशन तो बहुत बुरी है। हम सामान मंगा बहुत ज़्यादा रहे हैं, खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो इससे घाटा ही तो हुआ। क्योंकि जब खरीद रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो हमें देना पड़ेगा अलग अलग कंट्रीज़ को, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ की पेमेंट करनी है जो भी हम लोगों ने सामान परचेज़ किया है। सही बात हो गई। दूसरा, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब सामान को बेचते हैं तो हमारे पास में पैसा आता है, वो हमारा रेवेन्यू बनता है। ठीक है, तो वही बात हो गई ना यहाँ पर कि हमारे पास में रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा, पैसा हम कमा नहीं रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। वो बेसिकली व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इसको ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट भारत का बढ़ चुका है। तो मतलब कहोगे अच्छा आप समझ में आ गया। ये जो $100 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार हुआ है 2022 के अंदर में पिछले साल, इसमें से भारत ने चाइना को एक्सपोर्ट तो बहुत कम किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही, सही समझ गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, उसको देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि अब की बार का व्यापार लगभग यानी 2022 में $135.98 बिलियन का व्यापार पहुँच गया है, जिसमें से भारत ने पता है इंपोर्ट कितने का किया? $118.5 बिलियन का केवल और केवल इंपोर्ट किया है। तो आप कहोगे इसमें एक्सपोर्ट ही किया गया, कुछ बचा ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए, बहुत कम मात्रा में हमने एक्सपोर्ट किया है। मतलब आप ये देखो कि 2021 में जो हमने एक्सपोर्ट किया था उससे भी कम कर दिया आपकी बार। इवन 2021 में हमने $28 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2022 में हमने केवल और केवल $17 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अब की बार एक्सपोर्ट और ज़्यादा कम हो गया है। तो वैसे चाहे चाइना के साथ में कितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहें, लेकिन चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अभी भारत की बहुत ज़्यादा है। आप इस पर्टिकुलर पैरा से देख सकते हो या फिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर आने वाले समय पर कई टॉपिक पब्लिश हो सकते हैं, ध्यान रखना। ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट सीखना था, वो आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके बगल में ही एक छोटा सा आर्टिकल है, ये भी रेलिवेंट है, इवन इसको लेकर यूपीएससी प्रश्न पहले पूछ चुका है। क्या बात की जा रही है? भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले सप्ताह के अंदर काफ़ी कम देखने को मिला है। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हुआ है। आप देखोगे दिसंबर में, यानी पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल यानी पिछला महीना हो गया, पिछले साल आखिरी महीना दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में जो आखिरी सप्ताह था उस दौरान जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व था, जो हमारे पास में विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो लगभग $562.85 बिलियन का था। बट अभी यहाँ पर जनवरी में इस हफ्ते का जो हमारा पिछले सप्ताह का व्यापार, पिछले सप्ताह का जो हमारा यह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडार रहा है, वो $561.58 बिलियन का हो गया। यानी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, कितना कम हुआ है? $1.27 बिलियन की डिप देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। 6 जनवरी तक यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिप देखने को मिली है।
2021 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2021 से तो बहुत कम हो गया है। 2021 में हमारे पास में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करता था, 633.61 बिलियन यूएस डॉलर्स का, बट अभी यहाँ पर काफ़ी कम हो चुका है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि हमारे लिए कंसर्न यानी चिंता वाली सिचुएशन आप ऐसा कह सकते हो। अब बात ये आती है कि सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है ना, पहली चीज़ तो यही पता होनी चाहिए। चलो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं आसान शब्दों में। होता यह है कि हर एक देश, पूरे दुनिया भर में हर एक देश ना अपने पास में एक फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करके रखता है, और वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका देश स्टेबल तभी होगा जब आपके पास में अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। अच्छा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, इसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना 4 चीज़ें हमें यहाँ पर मेंटेन करके चलनी होती हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के पास में फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, यानी कि इंडिया अलग अलग देशों की जो करेंसी है उसको अपने पास में रखता है। डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उन करेंसी को हम लोग रखते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या आती है, 4 चीज़ें आती है। पहली तो हमें विदेशी मुद्रा जो है वो रखनी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पे हमें गोल्ड रखना पड़ता है, सोना भी ढेर सारा रखना पड़ता है, तो गोल्ड दूसरी चीज़ हो गई इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर में। तीसरी चीज़ होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR हम जिसको बोलते हैं। और चौथी चीज़ होती है हमारी रिजर्व पोजीशन इन IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना, इसके अंदर भी हमें एक पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो पोजीशन, ये 4 चीज़ों से मिलकर हमारा फॉरेक्स रिजर्व बनता है, ठीक है ना। और ये 4 चीज़ें कम होने लगे तो जैसे हमारे पास जो भी है, तो इसमें अगर हमारा गोल्ड कम होने लगे या फिर विदेशी मुद्रा जो हमने इकट्ठी करी है वो कम होने लगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कंट्री में क्राइसिस बढ़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग पैसा निकालने लगते हैं हमारे देश से, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट को स्टेबल करने के लिए, मार्केट को स्थिर रखने के लिए हमें इसी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फॉरेक्स रिजर्व इसीलिए कि हम अपने मार्केट को स्टेबल करके रख सकें, इंडिया स्टेबल रहे। अगर मान लो यहाँ पे जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा निकालना मार्केट से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो मार्केट से जब पैसा निकाल लेंगे, हमारे देश से पैसा निकाल लेंगे, तो मार्केट में पैसा वापस से डालना होगा, नहीं तो मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा। तो उसको पैसे डालने के लिए हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से मेंटेन करके चलते हैं। ये मैंने आपको एक पहलू बताया है जो कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझने में थोड़ी आसानी देगा, ठीक है। तो करना क्या है सर, इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस खाली इन 4 चीज़ों का रखना है कि फॉरेक्स रिजर्व किस चीज़ से मिलकर बनता है। इन 4 चीज़ों से रिवीजन करते हैं। नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और नंबर 4 IMF के अंदर यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर आपकी एक पोजीशन। ये 4 चीज़ों से मिलकर आपका फॉरेक्स रिजर्व बनता है। तो ये थोड़ा सा डिप होता हुआ नजर आया, कम होता हुआ नजर आया, बात क्लियर हो गई। सवाल UPSC ने ऐसा ही एक पूछा था, वो सवाल मैं लाना भूल गया हूँ, लेकिन आपको पता होगा यही पूछा था कि किन किन चीज़ों से मिलकर फॉरेक्स रिजर्व हमारा तैयार होता है। बात क्लियर हो गई। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल। अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आपको पता होगा सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल्स थोड़े से कम आते हैं। सैटरडे में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आता ही नहीं है, एडिटोरियल भी खत्म हो जाते हैं, कम ही आते हैं। तो 2 एडिटोरियल है यहाँ पर, और दोनों में से एक तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, डीप फेक वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। तो यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है कि किस प्रकार से डीप फेक वाली जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हम लेकर आ सकते हैं। दूसरा जो एडिटोरियल है ये बात करता है किस चीज़ के बारे में, रिसेंटली एक इशू देखने को मिला है, कहाँ पर, केरला के अंदर में। क्या इशू देखने को मिला, सॉरी तमिलनाडु के अंदर में। जो तमिलनाडु की असेंबली है ना, उसमें से जो गवर्नर है वो उठकर निकल गए, तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया कि आखिरकार गवर्नर जो उठ के निकले हैं इसके प्रोविजंस क्या है, संविधान क्या बोलता है इस पर्टिकुलर मामले में, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर उठकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये इलीगल है, ये क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो एक अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले लेते हैं हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का मेंस का क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करना है, इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साल 2017 में UPSC इस वाले सवाल को पूछ चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया गया, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लिख रहे होंगे, इसका आंसर लिख रहे होंगे, मतलब UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन, इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन able to strategize and tackle the problems that women face in both public and private spheres? Give the reason in support of your answer। मतलब यह है कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है, ये जो बॉडी है ना, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करना, हमने डिस्कशन कर रखा है। इस बॉडी का काम क्या है कि जो वेमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है, क्या ये सक्षम है हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जो महिलाओं को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, महिलाएं जो दिक्कतें फेस कर रही हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह पर,
तो क्या इसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर विमेन सक्षम है, इन्होंने सही से यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजीज को अपनाया है, क्या सही से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अपना आंसर लिखो, एक यहाँ पर इसके पीछे एग्जाम्पल दे सकते हो। नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ बता सकते हो, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज आप उनको व्यक्त करो और एग्जाम्पल मेंशन करना। अब इसको मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की रणनीति बनाने और उससे निपटने में सक्षम है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में आपने कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। फुल फॉर्म लिखना, आपको वो पर्टिकुलर चैनल मिलेगा। लगभग 44,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। और आंसर्स को सेंड करने के साथ साथ एक छोटा सा काम आप सभी ने करना है। वो काम क्या है? आप सभी लोगों ने यहाँ पर एटलीस्ट 2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। इतना तो कर ही सकते हो ना। तो 2 आंसर्स हम रिव्यू करेंगे तो उससे काफ़ी सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, और सामने वाले को आप अगर उनके आंसर में कोई मिस्टेक है तो उनको बता सकोगे कि भैया आपको यहाँ पर एक छोटे से इंप्रूवमेंट की आवश्यकता। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं हम लोग एडिटोरियल पर। जो सबसे पहले एडिटोरियल है ना, इसको लिखा गया है 2 राइटर ने, अरविंद पी दत्तर हैं और साथ ही साथ में राहुल उन्नीकृष्णन है। नाम ध्यान मत रखना, तो बस इन दोनों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा। अब टॉपिक क्या है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। हुआ क्या, तमिलनाडु के अंदर में एक डिस्प्यूट हो गया है, तमिलनाडु के गवर्नर वर्सेस स्टालिन गवर्नमेंट। आपको पता होगा एम.के. स्टालिन जो कि आज के समय पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। तो तमिलनाडु की जो सरकार है वहाँ पर वो डीएमके सरकार देखने को मिलती है, डीएमके की, ठीक है, डीएमके की गवर्नमेंट है। लेकिन ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, जिसको लीड कर रहे हैं एम.के. स्टालिन। दूसरी तरफ यहाँ पर तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं ना, जैसे आपको पता होगा ना, केंद्र स्तर पर, केंद्र लेवल पर, जैसे यहाँ पे गवर्नर होते हैं वैसे बेसिकली वो प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे केंद्र के स्तर पर होते हैं, वैसे यहाँ पर राज्य के स्तर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डीएमके गवर्नमेंट है वहाँ पर, और बेसिकली उसके चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलते हैं एम.के. स्टालिन, ठीक है। एम.के. स्टालिन की यहाँ पर सरकार चल रही है, क्लियर हो गया। लेकिन जो वहाँ के गवर्नर आपको देखने को मिल रहे हैं ना, गवर्नर तो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर केंद्र सरकार अपॉइंट कर रही है। तो वहाँ पे जो गवर्नर हैं वो बीजेपी के हैं, सरकार दूसरी पार्टी के डीएमके की, और गवर्नर वहाँ पे बीजेपी के हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट बन चुका है। वो डिस्प्यूट क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो तमिलनाडु के अंदर गवर्नर वर्सेस स्टालिन गवर्नमेंट, ये मुद्दा क्या है वो हम समझेंगे, और ये पोर्शन क्या था जिसको यहाँ पे गवर्नर ने हटाया, जिसकी वजह से पूरा मुद्दा उठाया, वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहले न्यूज़ समझना कि कर खबर क्या है, क्योंकि खबर जब तक नहीं समझेंगे तब तक मामला क्लियर ही नहीं होगा। खबर यह हुआ, तमिलनाडु की असेंबली यहाँ पर बैठती है। होता यह है कि एक नया साल 2023 स्टार्ट हो चुका है। जब भी एक नया साल स्टार्ट होता है ना, तो जो यहाँ पर सरकार, जैसे आपको पता होगा राज्यों के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कुछ कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। तो यहाँ पर जब साल 2023 स्टार्ट हुआ या फिर कोई नया साल स्टार्ट होता है, तो उनकी एक जो सबसे पहली मीटिंग होती है, ध्यान रखना, सबसे पहली मीटिंग जो होती है, सबसे पहली जो बैठक बैठती है उन असेंबली की, तो वो जो सबसे पहली बैठक बैठती है ना, उसमें जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को एक स्पीच पढ़नी होती है। क्या? गवर्नर को एक स्पीच पढ़नी होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट भी होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में जब साल शुरू हुआ तो पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा यहाँ पर ही बैठे होंगे, एक पूरा का पूरा बैठक चल रहा होगा, तो उस समय पर भी एक स्पीच पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मामला। स्टेट के अंदर में क्या होता है कि साल का जो पहला बैठक बैठता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वहाँ की हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो साल में जो पहला बैठक बैठता है तो उसमें गवर्नर क्या पढ़ता है, एक स्पीच पढ़ता है कि हमारी सरकार ने ये काम किया है और आने वाले समय पर ये करने वाले हैं, ठीक है। ये स्पीच हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जो ये स्पीच होती है ना, वो गवर्नर खुद नहीं देते हैं, तो गवर्नर को स्पीच दी जाती है। कौन देता है? हमारी सरकार देती है। जैसे जब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट रीड करेंगे तो हमारी सरकार ने यहाँ पर उस स्पीच को दिया होगा, बीजेपी ने दिया होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ होगा, ये जो गवर्नर है ना, इन्होंने जो स्पीच पढ़ी थी ये डीएमके वाले गवर्नमेंट ने दी होगी, है ना। एम.के. स्टालिन जो जिसके लीडर हैं बेसिकली, उन्होंने यहाँ पर ये इनको स्पीच दी होगी, भैया ये रीड करनी है आपने, ठीक है। कहोगे समझ में आ गया, ठीक है। जो साल की पहली बैठक होती है तभी ये स्पीच दी जाती, तभी यहाँ पर ये रीड करना होता है गवर्नर को। तो उन्होंने गवर्नर ने रीड कर दी। रीड करते वक्त इन्होंने क्या किया, कुछ पोर्शन छोड़ दिया, कुछ पोर्शन छोड़कर कुछ पोर्शन कवर कर दिया।
कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने छोड़ दी, मतलब जो स्पीच दी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने अपनी बातें, मतलब जो पर्चे में लिखा था ना वो नहीं बोला इन्होंने। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जब असेंबली चल रही थी, पूरी बैठक चल रही थी, इन्होंने जो बातें लिखी थी वो नहीं बोली, इससे यहाँ पे डीएमके सरकार हो जाती है नाराज़। अब एमके स्टालिन करते क्या है, हाथों हाथ यहाँ पे उसी बैठक में एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं, रेजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं इसी गवर्नर के अगेंस्ट में। गवर्नर के अगेंस्ट में जब रेजोल्यूशन लेकर आए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर को आ गया गुस्सा, गवर्नर उठे, असेंबली से निकल गए। क्योंकि आपको पता है असेंबली जब खत्म हो रही होती है तो एक नेशनल एंथम भी होता है, जब हमारा नेशनल राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान से पहले यहाँ पर ये उठ के निकल गए, तो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नारे भी लगे। तो वही यहाँ पर इशू बताया जा रहा है, ये पर्टिकुलर इशू हो गया था। यहाँ पे आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगा, ये पिक्चर इन्होंने यूज़ भी किया है। ये पूरा असेंबली का बैठक चल रहा है, यहाँ पे गवर्नर बैठे थे, इन्होंने स्पीच पढ़ा, जो मामला था वो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली यहाँ पर जब इनके खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आया गया तो ये उठकर यहाँ से निकल गए इस असेंबली से। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे की कहानी पर। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ पर ये इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो इस पर्टिकुलर स्पीच के अंदर क्या क्या बोल रहा था, जैसे यहाँ पर B.R. अम्बेडकर, द्रविडियन लीडर्स, द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी। ये सारी चीज़ें गवर्नर ने नहीं पढ़ी। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में हुआ ये कि जो एमके स्टालिन हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने गवर्नर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया और तुरंत यहाँ पर मामला जो है, यहाँ पे आप कह सकते हो इनके अगेंस्ट में पास करवा कर इन्होंने ये कर दिया कि जो प्रिंट वाली स्पीच है वो नहीं पढ़ी गई है और केवल प्रिंट वाली जो स्पीच है, जो हमने स्पीच दी है वही पढ़ी जाएगी, वही यहाँ पे लागू की जाएगी। ठीक है ना। तो इससे गवर्नर हो गए नाराज़, ये उठकर यहाँ से इस हाउस से निकल गए, नेशनल एंथम से पहले यहाँ पर निकल गए। बात क्लियर हो गई? ये तो आपने मुद्दा समझ लिया। अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्या ऐसा होता रहता है कि ये इतना खास क्यों, इतना ज़्यादा कवर क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा कवर क्यों किया जा रहा है इस पर्टिकुलर मैटर को? कुछ खास है क्या यहाँ पर? हाँ, खास इसलिए क्योंकि ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, इससे पहले कब हुआ था? 1965 में वेस्ट बंगाल में हुआ था, उससे पहले राजस्थान में 1967 में हुआ था, पंजाब में 1969 में, त्रिपुरा में 2017 में और केरला में 2018 में। यहाँ पे ये मैटर कौन से थे? जब वहाँ के गवर्नर्स ने, जो सरकार ने उनको स्पीच दी है ना, उसको रीड करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये मैटर्स तब के थे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। अब होता यहाँ पर यह कि आपको समझना होगा कि यहाँ पे प्रोविजंस क्या क्या हैं, है ना, गवर्नर के लेकर ये क्या क्या प्रोविजंस है, ये आपने समझना होगा। देखो, होता यहाँ पर यह है कि हमारा संविधान इस पर्टिकुलर मैटर पर क्या बोलता है, ये भी क्लियर करना होगा। देखो, गवर्नर जो है ना, गवर्नर, मैंने आपको बताया, जो जब साल शुरू होता है तो जो पहली असेंबली सेशन होता है उसको यहाँ पे बेसिकली लीड कर रहे होते हैं, उसको एड्रेस कर रहे होते हैं गवर्नर। वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा था उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट सेशन यहाँ पर होता है ना, फर्स्ट सेशन यहाँ पर चल रहा था बिंदास, लेकिन इसको लेकर आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176 हमारे संविधान में दिए गए हैं। आर्टिकल 175 और 176 क्या बोलते हैं? 175 बोलता है कि साल का जो पहला सेशन होगा या फिर यहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस के जो यहाँ पर इलेक्शन के बाद का जो पहला सेशन होगा, इसको हमारे गवर्नर ही एड्रेस करेंगे। ठीक है, और 176 भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन करता है, 176 भी यहाँ पर यही चीज़ें मेंशन करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर हमारे पास में कुछ ऑलरेडी कन्वेंशंस हैं। आप देखोगे एक ब्रिटिश कन्वेंशन है, 1829 का ब्रिटिश कन्वेंशन है। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो गवर्नर होता है ना, ये कन्वेंशन ये बोलता है गवर्नर को जो स्पीच दी गई है उनको वो पूरी स्पीच रीड करनी चाहिए, बिना किसी बात को छोड़े, बिना किसी डेविएशन के, बिना कुछ चेंज करे, एज इट इज़ यहाँ पर उसको रीड करनी चाहिए। ये बात यहाँ पर बोलता है ये कन्वेंशन, जो ब्रिटिश कन्वेंशन है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर बोली गई है। बाकी जुडिशरी ने क्या देखा इस मामले में और जुडिशरी ने किस प्रकार से इन केस को हैंडल किया है उसको समझते हैं। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर मामले पर पहले एक वर्डिक्ट दे चुका है। मैंने आपको बताया राजस्थान में भी ऐसा पर्टिकुलर मामला देखने को मिला था 1967 में। तो वहाँ के हाईकोर्ट ने ये बोला कि देखो, ये अच्छी बात नहीं कि गवर्नर कुछ पोर्शन को छोड़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन चलो फिर भी अगर मान लो गवर्नर थोड़ा सा पोर्शन भी रीड कर रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर रीड कर दिया, सही है, क्या मैटर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? आपने गवर्नर ने थोड़ा बहुत ही तो पोर्शन छोड़ा है ना, तो क्या दिक्कत है? बाकी तो रीड कर दिया, तो इसमें इतना मैटर बड़ा नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट बोलता है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ पर कुछ और बात बोली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1966 में इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर ये बोला कि गवर्नर को जो बात दी गई है, क्योंकि आर्टिकल 176 भी तो यही बोलता है ना, हमारा जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल है वो भी तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, जिम्मेदारी को बताता है कि जब गवर्नर इस पर्टिकुलर असेंबली को एड्रेस कर रहा है तो जो उनको स्पीच दी गई है वो स्पीच रीड करनी चाहिए इन्हें, है ना। तो अपने हिसाब से यहाँ पर ये मना नहीं कर सकते और उसको रीड करना ही पड़ेगा, उसको बदल नहीं सकते। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी साइड से बोला था।
ठीक है। लेकिन इसके साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बोला कि मान लो अगर गवर्नर उठ के चला जाता है असेंबली से तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इलीगल नहीं है, ये कोई इलीगैलिटी नहीं है, ठीक है ना। ये बात भी यहाँ पर जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसने यहाँ पर मेंशन कर दी थी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे बात क्लियर हो चुकी है। तो इस प्रकार के कई सारे केसेस निकल कर आए थे, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब होता क्या है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको समझते हैं कि मान लो गवर्नर ने कोई चीज़ पर्टिकुलर स्पीच के अंदर ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? पहला तो यहाँ पर ये होगा कि सरकार के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बचेगी। जैसे यहाँ पे मामला हुआ है ना, गवर्नर और यहाँ पे जो सरकार है इनके बीच में एक डिस्प्यूट सा हो गया और एक मिसट्रस्ट है, विश्वास है ही नहीं एक दूसरे के ऊपर। तो वो यहाँ पर मिसट्रस्ट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और पता है दूसरा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकते हैं संविधान के अंदर। मतलब आप कह सकते हो कि जैसा ये कदम उठाया जा रहा है ना, इसकी चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा हुआ भी है पहले, यूपी के अंदर हुआ है पहले, और उसके बाद में यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसा यूपी के बाद पंजाब के अंदर भी हुआ है। क्या हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे हो सकते हैं कि मान लो यहाँ पर गवर्नर ने वो स्पीच नहीं पढ़ी, ठीक है ना, गवर्नर ने वो स्पीच नहीं पढ़ी और जो था वो सब यहाँ पे अपनी तरफ से पढ़ दिया। हो सकता है यहाँ पर कि जो चीफ मिनिस्टर है वो नाराज़ हो जाए और वो रेजोल्यूशन को पास कर दें, जैसा अभी तमिलनाडु के अंदर हुआ। तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर ने M.K. स्टालिन ने रेजोल्यूशन पास किया था वो तो पास हो गया आराम से गवर्नर के खिलाफ, ठीक है ना, वो तो हो गया आराम से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कोशिश करें रेजोल्यूशन को पास करने की, लेकिन वो पास हो ही ना, इनकी पार्टी सपोर्ट ना करे इनको, है ना। इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए, उनका वोट होना चाहिए। अगर वही सपोर्ट ना करे तो कहोगे तो क्या हो गया, नहीं सपोर्ट करे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो मतलब चीफ मिनिस्टर के पास में कोई सपोर्ट है ही नहीं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। मतलब चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास में कोई सपोर्ट नहीं है। यही तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, शिंदे साहब जब आए थे, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पास में कोई सपोर्ट अगर होगा नहीं और सब लोग गवर्नर के साथ में होंगे तो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल हो सकती है, चीज़ें सही नहीं है। तो ये इतना बड़ा विवाद बन सकता है, ऐसा बोला गया। और ऐसा ही पंजाब के अंदर हुआ था 1967 में, जब चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया था। ऐसे यहाँ पर यूपी में हुआ था, यूपी के चीफ मिनिस्टर CB गुप्ता, इनको भी ऐसे रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो रिजोल्यूशन लेकर आए अब उस रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास करवा नहीं पाए। यानी अब रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके पास में कोई सपोर्ट है नहीं इनकी पार्टी का, तो ये CM बने कैसे। सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर MLA का सपोर्ट वगैरह है नहीं तो काम खत्म। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। बाकी एक्सपर्ट्स का व्यूज़ यहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि देखो भैया कि जो भी है चेंज वगैरह कर लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपके लास्ट वर्ड होने चाहिए वो सरकार के साथ में होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि सरकार ने कुछ और स्पीच दिया, आप यहाँ पर कुछ गलत ही रीड कर दो। तो वो बात यहाँ पर एक्सपर्ट्स के कुछ एज ए पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। मज़ा आ गया, ये टॉपिक लगातार चर्चा में था, समझ में आ गया, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, बहुत लोग परेशान थे कि सर ये टॉपिक कवर नहीं कर रहे। देखो आगे पीछे आते रहते हैं टॉपिक, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर देता हूँ। आगे आते हैं अगले पर्टिकुलर आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में डीप फेक्स के बारे में। अब देखो यार, डीप फेक होता क्या है। डीप फेक होता है जैसे यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिख रही होंगी, दोनों सेम लग रही होंगी, लेकिन दोनों सेम है नहीं। ये ओरिजिनल है और ये है फेक। हुआ क्या कि इनके चेहरे पे उठाकर किसी और का चेहरा लगा दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर होता है। मतलब आप कह सकते हो कि कोई वीडियो के अंदर बदलाव कर देना। वीडियो के अंदर मान लो कोई इंसान है जो कि स्पीच दे रहा है, मान लो कोई हमारा नेता है वो स्पीच दे रहा है, तो उसकी वॉइस चेंज कर देना, कुछ और आवाज़ डाल देना, उसकी शक्ल बदल देना, जिसको हम एडिटिंग बोलते हैं ना। लेकिन वो बेसिकली एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, इसको हम डीप फेक बोलते हैं। तो डीप फेक लगातार बढ़ता जा रहा है। डीप फेक के केसेस 84% से हमारे देश में इंक्रीज हो चुके हैं। इंटरनेट पर डीप फेक बढ़ता जा चुका है ना। कई सारे इस प्रकार के वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ऑडियोज़ देखने को मिलेंगे जो कि डीप फेक वाले होते हैं। किसी और के पिक्चर के ऊपर किसी और का चेहरा, किसी और के भाषण है उसके अंदर कुछ और आवाज़ डाल देना, वो सारे के सारे डीप फेक होते हैं। तो इस डीप फेक से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। तो पहली चीज़ तो अपन समझेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में होती क्या है। तो डीप फेक एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम लोग वीडियोज़, इमेजेस, ऑडियोज़ के अंदर कुछ बदलाव कर दें। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम लोगों ने उसके अंदर बदलाव कर दिया, एक फेक न्यूज़ हम लोगों ने जनरेट कर दी है। फ्रॉड करना भी आप इसको कह सकते हो। ये कहने के क्राइम के अंदर आ रहा है। तो ये डीप फेक अपने आप में काफ़ी खतरनाक आपको देखने को मिलेगा। ये जो वर्ड है ना, ये जो टर्म है डीप फेक, ये 2017 में आया था, ठीक है।
और आज के समय पर आप देखोगे खासकर इंटरनेट पर कुछ पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने को मिलती हैं, उसको भी यहाँ पर बेसिकली डीप फेक के अंदर लिया गया है। वो बेसिकली कहीं ना कहीं वहाँ पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किसी के साथ में फ्रॉड करने के लिए, इलेक्शंस के अंदर, या सेलिब्रिटी की पोर्नोग्राफी को जनरेट करने के लिए, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि किसी के साथ में फ्रॉड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। और डीप फेक टेक्नोलॉजी का पहले भी इस्तेमाल किया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बैराक ओबामा थे ना, इनका यहाँ पर एक फेक जो है पिक्चर वो जनरेट किया गया था। ऐसे ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर जो पिक्चर है वो जनरेट किया गया था। तो डीप फेक इस लेवल पर आज के समय पर बढ़ चुका है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है डीप फेक और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। कई सारे देश हैं दुनिया भर में जो कि डीप फेक को लेकर कई सारे कदम उठाते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, और इन्होंने यहाँ पर ये बोला है, गूगल, मेटा, ट्विटर, इन सबको यहाँ पर डीप फेक वाले जो भी अकाउंट्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सबको खत्म करना होगा। और ये इसके लिए 6 महीने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने दे दिए। और अगर यहाँ पर ये खत्म नहीं करेंगे इन अकाउंट्स को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और इन कंपनीज को एक भुगतान भरना पड़ सकता है। जितना भी इन कंपनीज का साल का कमाई होगा उसका 6% यहाँ पर इनको भरना होगा अगर ये फॉलो नहीं करते हैं। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी ऐसा लीगल रूल वगैरह नहीं देखने को मिलता है डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर, तो भारत में कोई भी कानून नहीं है। तो वही बात यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि भैया कदम उठाओ और डीप फेक को रेगुलेट करो। तो डीप फेक को लेकर जो ही मैंने बातें बताई हैं पहले यहाँ से लेकर तो यहाँ तक वो मेंशन है। अब बात करते हैं, राइटर बोलते हैं कि देखो भैया हमें कुछ कानून की ज़रूरत है डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए। आज के समय पर बात करें तो इंडियन पिनल कोड के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 वाला है, इन पर्टिकुलर एक्ट में बहुत कम ही प्रोविजन है जो कि डीप फेक को लेकर चर्चा करते हैं। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आईपीसी जो है ना, ये इसका सेक्शन 500 जो है ये थोड़ा पनिशमेंट देता है डिफेमेशन को लेकर। आप किसी को डिफेम कर रहे हो, किसी की बदनामी कर रहे हो, तो उसको लेकर यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है। लेकिन ऐसे यहाँ पर आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 67 और 67A बोलता है कि भैया कोई एक्सप्लिसिट मटेरियल है, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है, उसके लिए किसी को पनिश कर सकता है। लेकिन ज़्यादा डीप फेक के बारे में यहाँ पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो हमें डीप फेक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं और जिस प्रकार के आप कानून लेकर आ रहे हो, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो टेक्नोलॉजीज जैसे बढ़ रही हैं उसी प्रकार से आपके पास में लॉज भी होने चाहिए जो कि यहाँ पर डीप फेक को टैकल कर सकें। ठीक है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये इसके अच्छे भी फायदे भी हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे अच्छे फायदे भी देखने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर नज़रअंदाज करते हुए आपको डीप फेक को लेकर केवल और केवल डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर काम करना है। ठीक है ना। आप डीप फेक टेक्नोलॉजी को बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, आज के समय पर ये क्राइम ही कहलाता है। किसी का यहाँ पर एक फेक जो है वीडियो क्रिएट कर देना वो क्राइम ही कहलाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पे काम करो। हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं और सरकार को इसके लिए कदम उठाना होगा। वो बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। नाउ चलते हैं आज के लास्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। जो अगला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड जीरो पर है, मतलब ये एडिटोरियल नहीं है, बेसिकली यहाँ पर बात की गई है जोशीमठ के बारे में। अब देखो यार, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है बहुत लेंदी, तो क्या सर नहीं डिस्कस करोगे? ऐसा नहीं है। इसके बारे में, जोशीमठ के बारे में परसों वाला वीडियो ओपन करो, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से कवर किया है। परसों वाले वीडियो का जो लिंक है ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो। करना क्या है, बहुत आसान सा काम है। परसों का वीडियो ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में बिल्कुल लास्ट में चले जाना। बिल्कुल लास्ट में मैंने जोशीमठ के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है कि पूरा का पूरा इंसिडेंट क्या था। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और वही सिमिलर पॉइंट्स जो है ना, मैं वापस से यहीं पे लेकर आया हूँ। तो वही पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला था, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ जाकर एक बार देख लो यार, क्योंकि वीडियो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लेंदी। बात क्लियर हो गई। बाकी जो भी डिस्कशन था हमारे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का, वो हम लोग समेट चुके हैं, पूरे न्यूज़पेपर को कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलो, परसों वाला आर्टिकल भी आपका कवर हो चुका है, ऐसा नहीं है, यही मत सोचना कवर नहीं करवाया है। परसों वाले वीडियो में ओपन करो, लास्ट में चले जाओ, आपको मज़ा आ जाएगा, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये था कि 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा स्टेटमेंट केवल और केवल सही है कि जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर विवाद होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंटवारे को लेकर या दोनों आपस में जुड़ जाती हैं उसको लेकर, वो सारा विवाद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है ना, वही रिजॉल्व करता है, वही यहाँ पर इस समस्या का समाधान निकालता है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारा सही है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।